कभी कभी जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है। जैसे ही उस बिल्डिंग में गोली चलने की आवाज गूंजी, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिद्धांत का चेहरा डर से सफेद हो चुका था। उसके कपड़े खून से रंग गए थे। उसने जैसे ही उस खून को छुआ तो उसे रियलाइज हुआ कि वो खून उसका नहीं बल्कि उसके दोस्त विक्रम का था। कुछ पल के लिए सिद्धांत अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। अचानक से विक्रम नीचे जमीन पर दर्द से कराहते हुए गिर गया। उसके गिरने की आवाज ने सिद्धांत को उसके शॉक से बाहर निकाला। सिद्धांत ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही मास्क वाला आदमी गन लेकर खड़ा हुआ है। सिद्धांत चिल्लाते हुए बोला, तुम ये क्या किया तुमने? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिद्धांत ये कहते हुए तुरंत दुष्यंत की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार दुष्यंत तैयार था। उसने तुरंत बाजू में रखी टेबल को उठाया और उसे अपने और सिद्धांत के बीच एक वॉल की तरह रख दिया। लेकिन सिद्धांत इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने वो टेबल दूर की और दुष्यंत के करीब पहुंच गया। वो उसका मास्क अलग करने ही वाला था कि दुष्यंत ने उसे एक जोर का मुक्का मारा। सिद्धांत के कदम लड़खड़ा गए। उसके हाथ से खून बहने लगा। वो बोला, कौन हो तुम? चेहरा दिखाओ अपना। सिद्धांत ने कहते हुए दुष्यंत को दबोचने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से दुष्यंत के गुंडे आ गए। वो भले ही घायल थे, लेकिन अपने बॉस के लिए जान भी देने को तैयार थे। उन्होंने सिद्धांत को घेर लिया। इसी मौके का फायदा उठाकर दुष्यंत वहां से भागने लगा, लेकिन कमरे के बाहर जमीन पर घायल पड़े हुए विक्रम ने हार नहीं मानी और दुष्यंत का पैर पकड़ लिया। मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा, विक्रम ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मगर दुष्यंत उससे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसने विक्रम के कंधे पर एक जोर की लात मारी, जहां उसे पहले से ही गोली लगी हुई थी। विक्रम दर्द से करा उठा और उसने दुष्यंत को छोड़ दिया। सिद्धांत ने जब तक सभी गुंडों को ठिकाने लगाया, तब तक दुष्यंत वहां से भाग चुका था। सिद्धांत उसके पीछे भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो चोर वहां से गायब हो गया था। वो गुस्से से चिल्लाया, डैम इट! गुस्से से सिद्धांत ने सामने की दीवार पर एक मुक्का दे मारा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कोई उसकी नाक के नीचे से इतनी बड़ी चोरी करके ले जा सकता है। वो भले ही ताकतवर हो गया था, लेकिन वो उस चोर को रोक नहीं पाया था। वो अपने आप को कोसे जा रहा था। एक पल के लिए सिद्धांत को लगा कि जैसे वो अपनी पूरी दुनिया ही हार चुका हो, लेकिन फिर उसे विक्रम का ख्याल आया। उसने तुरंत अपने कदम पीछे लिए और लेबोरेटरी में दोबारा से अंदर पहुंचा। अब उस कमरे के बाहर भीड़ लग चुकी थी। सिद्धांत ने बढ़ती धड़कनों के साथ अपनी रफ्तार बढ़ाई। जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंचा तो उसकी सांस अटक गई। जैसे ही सिद्धांत वहां पहुंचा, वो भीड़ किसी लहर की तरह सिमट गई और उसकी नजर विक्रम पर पड़ी। वो जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसके कंधे से बह रही खून की धार ने सिद्धांत की आंखों में आंसू ला दिए। उस चोर ने सिर्फ जादुई अंगूठी नहीं ली थी, बल्कि उसके दोस्त की जान भी लेने की कोशिश की थी। सिद्धांत ने तुरंत आगे बढ़कर विक्रम को संभाला। मुझे माफ कर देना दोस्त, मैं उस अंगूठी को नहीं बचा पाया। इतना कहकर विक्रम बेहोश हो गया। अचानक से वहां हल्ला मच गया। सिद्धांत तुरंत बोला, विक्रम, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सिद्धांत ने तुरंत विक्रम को अपनी कार में बिठाया और हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। सिद्धांत का दुख दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस जन्म में ना ही सिर्फ उसके कारण वेदिका को दुख पहुंचेगा, बल्कि उसके दोस्त को भी कष्ट उठाने पड़ेंगे। वो अपने आप को कोसे जा रहा था। वही दुष्यंत अपनी कार में बैठकर अपने गोडाउन जा रहा था। वो नहीं मान सकता था कि कोई उसे इतनी टक्कर दे सकता है। और अभी अभी जो उसके साथ हुआ था,
वो दुष्यंत को और कंफ्यूज कर रहा था। वो असमंजस में था, लेकिन वो जानता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अजीब और बड़ा चेंज होने वाला है। उसने तुरंत अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली और उसे ध्यान से देखने लगा। भले ही वो मम्मी ना चुरा पाया हो, लेकिन उसके हाथ एक और कीमती चीज लग गई थी। उसके मन में हजार बातें चल रही थी। कुछ देर में वो अपने गोदाम में पहुंच गया। जैसे ही उसने गोदाम में कदम रखा, उसके कानों में दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसे सुनते ही दुष्यंत के चेहरे पर शिकन की जगह एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत उस जादुई अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया और उस कमरे की तरफ आगे बढ़ा जहां से वो दर्द भरी चीख आ रही थी। उस कमरे में कदम रखते ही उसकी आंखें आजू बाजू बनी छोटी छोटी जेलों की तरफ गई। हर एक बंद जेल में एक आदमी कैद नजर आ रहा था। दुष्यंत के कदम एक बंद जेल के सामने रुके और उसने अंदर झांक कर देखा। उस जेल में बंद आदमी बहुत ही कमजोर नजर आ रहा था। वो जमीन पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। इसकी क्या प्रोग्रेस है? दुष्यंत ने उस कमरे में मौजूद सफेद कोट वाले आदमी से पूछा। वो आदमी उसका मकसद पूरा करने में मदद कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया का जाना माना एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र था। बॉस, पेशेंट M41 पर हमने फाइनल प्रोसीजर शुरू कर दिया है। अब बस हम रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, इस बार हम जरूर कामयाब होंगे, डॉक्टर वीरेंद्र बोले। उनके चेहरे पर एक भारी ट्रांसपेरेंट गॉगल्स लगे हुए थे और हाथों में ग्लव्स थे। दुष्यंत ने गहरी सांस ली और उस कमरे में आगे बढ़ा। कुछ ही दूर एक चेयर पर एक और आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ पैर लोहे के चेयर से बंधे हुए थे। उस आदमी की भी आंखें बंद थी, मगर उसकी सांसें जोरों से चल रही थी। उसकी नसें बहुत नीली नजर आ रही थी और वो फूली हुई थी। और इसकी क्या हालत है? दुष्यंत ने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम इस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही, डॉक्टर वीरेंद्र ने दुष्यंत को बताया। दुष्यंत ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मुट्ठी गुस्से से बंद हो गई। दिन ब दिन दुष्यंत का पेशेंस टूटता जा रहा था। आज वो इसलिए अपनी जान पर खेलते हुए उस हजारों साल पुरानी मम्मी को चुराने के लिए लेबोरेटरी में गया था, क्योंकि उसे अपने मकसद को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास पैसे नहीं थे, मगर वो जो करना चाहता था उसके लिए उसे और भी दौलत की जरूरत थी। अगर इसमें कोई प्रोग्रेस ना दिखे तो इसे ले जाकर समुद्र में फेंक देना। उसकी बात सुनते ही चेयर पर बैठा हुआ वो आदमी अचानक से जाग गया। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। वो किसी जंगली जानवर की तरह नजर आ रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। अचानक से वो दुष्यंत की तरफ वार करने के लिए आगे बढ़ा। दुष्यंत और डॉक्टर वीरेंद्र अचानक से चौंक गए और उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए। लेकिन वो चेयर से बंधा आदमी अचानक से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और इतनी भारी लोहे की चेयर को अपने साथ खींचते हुए दुष्यंत की तरफ बढ़ने लगा। उसको असंतुलित देखते हुए डॉक्टर वीरेंद्र ने तुरंत इमरजेंसी बटन प्रेस कर दिया। दुष्यंत ने तुरंत अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए, लेकिन उसके चेहरे पर डर की बजाय खुशी नजर आ रही थी। कुछ ही पल में 4 लोग अंदर आए और उन्होंने उस बेहाल आदमी को तुरंत दबोच लिया। डॉक्टर वीरेंद्र तुरंत आगे बढ़े और अपने कोट से एक इंजेक्शन निकालकर उस बेहाल आदमी के हाथ में लगा दिया। कुछ पल में वो आदमी शांत हो गया और बेहोशी की हालत में उसी चेयर पर बैठ गया। मगर अगले ही पल वो आदमी फिर से कांपने लगा। उसके मुंह से खून निकलने लगा और कुछ ही पलों में उसकी सांसें रुक गईं। दुष्यंत ने यह देखते हुए गहरी सांस ली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे बनाए हुए ड्रग के कारण इनके शरीर में अमानवीय शक्ति तो पैदा हो रही है, मगर इनका शरीर उस शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा है। उसके लिए हमें कुछ बहुत ही ताकतवर तत्व ढूंढना पड़ेगा ताकि वो मेरे बनाए हुए ड्रग को स्टेबल कर पाए। हमारे जो दूसरे केसेस कामयाब हुए हैं वो अपनी बेहोशी की हालत से उभर नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर वीरेंद्र ने दुष्यंत को बताया। दुष्यंत के मन में उठ रही खुशी अचानक से गुस्से में तब्दील हो गई।
उसने अपने सामने की दीवार में एक जोर का मुक्का मारा, जिसके कारण उस दीवार में एक छेद हो गया। मैं तुम्हें इतने पैसे इसलिए नहीं दे रहा कि तुम दिन ब दिन मेरा समय बर्बाद करो। डॉक्टर, मुझे जल्द से जल्द अपनी आर्मी तैयार चाहिए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, दुष्यंत ने कहा, और वो वहां से पैर पटकते हुए चला गया। वैसे ही दुष्यंत की जिंदगी में कम मुसीबतें नहीं थी जो अब जादुई अंगूठी और पिछले जन्म के राज के रूप में एक नई मुसीबत उसकी जिंदगी में आ गई थी। दुष्यंत ने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे अभी बहुत कुछ करना था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत के माथे पर चिंता की शिकन दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही सिद्धांत विक्रम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे बताया कि गोली विक्रम के कंधे को छू कर निकल गई है। इसलिए भले ही वो खतरे से बाहर था, लेकिन अभी उसे ठीक होने में समय लगेगा। सिद्धांत विक्रम के रूम के बाहर एक चेयर पर आकर बैठ गया। तभी अचानक से वहां एक डॉक्टर भागते हुए दूसरे कमरे में जा रहा था। सिद्धांत को देखते ही वो डॉक्टर रुक गया। वो तुरंत बोले, अच्छा हुआ तुम यहां गए। लगता है तुम्हें वेदिका की हालत के बारे में पता चल गया है। उस डॉक्टर की बात सुनते ही सिद्धांत अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वो घबराते हुए बोला, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वेदिका को क्या हुआ है? मुझे तो लगा था कि वो अब तक अपने घर जा चुकी होगी। सिद्धांत के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। जब वेदिका ने उसे हॉस्पिटल से जाने को कहा था तो उसे लगा था कि शायद कुछ देर बाद वो अच्छा महसूस करने लगेगी और वो खुद ब खुद घर चली जाएगी। लेबोरेटरी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सिद्धांत वेदिका से बात करना ही भूल गया था। अभी कुछ देर पहले वेदिका के वाइटल अचानक से एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंच गए थे। हमें नहीं लगता कि यह सिर्फ स्ट्रेस के कारण है, इसलिए हमने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। डॉक्टर की बात सुनते ही एक बार फिर सिद्धांत के कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या होगा आगे? क्या दुष्यंत को अपने पिछले जन्म का राज मालूम चल जाएगा? क्या विक्रम की जान बच पाएगी? क्या हुआ था वेदिका को? क्या सिद्धांत दुष्यंत से वो जादुई अंगूठी वापस ले पाएगा? क्या था दुष्यंत का ये बड़ा मकसद? आखिर वो किस रिसर्च में लगा हुआ था? क्या ये मकसद सिद्धांत की जिंदगी में एक और तूफान बनकर आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। हॉस्पिटल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सिद्धांत ने अपनी जिंदगी में आज तक इतना अकेला महसूस नहीं किया था। जैसे ही उसे डॉक्टर ने बताया कि वेदिका की हालत गंभीर है तो सिद्धांत अपने आप को रोक नहीं पाया और तुरंत वेदिका के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। सिद्धांत बड़बड़ा रहा था, मगर यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने तो मुझसे कहा था कि वेदिका पूरी तरह ठीक है। जैसे ही सिद्धांत ने वेदिका को देखा तो उसका दिल एक बार फिर से टूट गया। वेदिका बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी हुई थी। सिद्धांत तुरंत उसके बाजू में जाकर बैठ गया। उसने वेदिका के सिर पर हाथ फेरा। तुमने मुझे यहां से जाने को क्यों कहा था? यह सब कैसे हुआ? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे मिलते ही तुम फिर से इतने दुखों से गुजरोगी तो मैं कभी भी उस दिन तुम्हारे पास नहीं आता। मगर सिद्धांत, वेदिका और यहां तक कि दुष्यंत इस बात से अनजान थे कि जैसे ही दुष्यंत ने उस अंगूठी को छुआ था तो उसका असर वेदिका पर भी हुआ था, जिसके कारण उसकी हालत अचानक से खराब हो गई थी। सिद्धांत ने अपने हाथ कस के मुट्ठी में बांध लिए। वो जानता था कि अगर उस अंगूठी के कारण उसके पास पिछले जन्म की ताकत आ गई थी तो ऐसा हो सकता था कि जिस चोर ने उस अंगूठी को चुराया था उसके पास भी वो ताकत आ जाए। वो ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता था। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और रिसर्च शुरू कर दी। वही दुष्यंत अपने कमरे में बैठकर उस जादुई अंगूठी को ध्यान से देख रहा था। उसे एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई थी कि उस जादुई अंगूठी में कुछ ऐसी ताकत थी जिसके कारण वो उसे पिछले जन्म की याद दिलाने में कामयाब हो रही थी। वो इस अंगूठी को किसी भी हालत में खो नहीं सकता था, क्योंकि उसका खो जाना
मतलब दुष्यंत को कभी भी मालूम नहीं चलेगा कि आखिर वो उसे क्या बताने की कोशिश कर रही थी। दुष्यंत ने तुरंत अपने 2 आदमियों को अंदर बुलाया और बोला, तुम दोनों इसी वक्त सिद्धांत, जो कि नेशनल लेबोरेटरी ऑफ आर्कियोलॉजी में काम करता है, उसका पीछा करना शुरू कर दो। मुझे उसके हर एक पल की खबर चाहिए। क्योंकि दुष्यंत भी नहीं जानता था कि आखिर चल क्या रहा था। उसके मन में उठ रहे हर एक सवाल का जवाब अब उसके लिए जरूरी हो गया था। आखिर उसे सिद्धांत और अपना चेहरा बार बार क्यों नजर आ रहा था? इतना ही नहीं, उन दोनों के कपड़ों से लेकर हर चीज बिल्कुल ही अलग थी। वो इस जन्म में सिद्धांत को जानता भी नहीं था, फिर उसे वो इतने क्लियरली कैसे देख पा रहा था? ओके बॉस, उन दोनों ने कहा और तुरंत वहां से चले गए। दुष्यंत ने अपनी आंखें बंद की और दोबारा से जादुई अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। इस बार उसका कमरा सफेद रोशनी से चमक उठा। अंगूठी से निकल रही रोशनी एक बार फिर से उसके सीने में समा गई और दुष्यंत की आंखों के सामने पिछले जन्म का एक नया सीन आ गया। इस बार दुष्यंत एक अंधेरे कमरे में खड़ा हुआ था। उस कमरे में बहुत कम उजाला होने के कारण उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक से उसने जयंत को एक खंबे के पीछे छुपा हुआ पाया। तभी उसके कान में एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो पिछले जन्म के सिद्धांत के हाथ में उस तलवार को देखा जिसके साथ वो जयंत से पिछली बार लड़ रहा था। मगर चौंकाने वाली बात यह थी कि उस तलवार से खून की बूंदें टपक रही थी। इस बार पिछले जन्म के सिद्धांत के चेहरे पर पहले की तरह चमक नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसकी आंखों में दुख और दर्द छलक रहा था। अचानक से दुष्यंत ने देखा कि कैसे जयंत उस खंबे के पीछे से बाहर आया और जमीन पर पड़ी हुई किसी चीज को देखकर खुशी मनाने लगा। तब दुष्यंत की नजर भी जमीन पर पड़ी, जहां सिद्धांत भी आंसू से भरी आंखों से देख रहा था। अचानक से दुष्यंत की सांसें थम गईं, क्योंकि जमीन पर एक लड़की घायल अवस्था में गिरी हुई थी। उसके सीने से खून बह रहा था। आखिर तुमने कर ही दिखाया। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे दिल में यह करने की क्षमता है। तुमने सचमुच अपनी तलवार को अपने ही प्यार के लाल रंग से रंग दिया। जयंत ने आर्यन को ताना मारते हुए कहा। अचानक से आर्यन की दुख भरी लाल आंखें जयंत की तरफ उठी। इस बार उसकी आंखों में भाईचारा नहीं बल्कि मौत का पैगाम नजर आ रहा था। अगले पल आर्यन ने अपनी तलवार उठाई। आपने ये सब क्यों किया भैया? मैंने आप पर कितना विश्वास किया था, यहां तक कि मैंने आपको अपने पिताजी का दर्जा दिया था, मगर फिर भी आपने मेरी पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। आज आपकी वजह से मुझे अपना प्यार खोना पड़ा है, इसलिए मैं आपको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आर्यन ने अपने कदम आगे बढ़ाए और जयंत पर हमला करना चालू कर दिया। उसकी आंखों में बदले की आग नजर आ रही थी, मगर जयंत भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने आर्यन के हर एक वार का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उस कमरे में लड़ाई की गूंज सुनाई देने लगी। तभी अचानक से वहां कुछ सिपाहियों की आवाज आई। कहां है वो आर्यन? ढूंढ निकालो उसे। इस बार हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पीछे से सिपाहियों की आवाज गूंज उठी। एक पल के लिए आर्यन का ध्यान भटक गया। इसी बात का फायदा उठाकर जयंत नीचे झुका और अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी में धूल भर ली, जिसे उसने तुरंत आर्यन की आंखों में झोंक दिया। इसके बाद वो दौड़ते हुए आर्यन की तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर एक धक्का दिया। आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई और वो जमीन पर बैठकर अपनी आंखें मलने लगा। जयंत के चेहरे पर इस तरह की खुशी दुष्यंत ने पहले नहीं देखी थी। जयंत ने झुककर तुरंत आर्यन की तलवार उठाई और पीछे के रास्ते से भाग गया। तभी वहां सिपाही आ गए। ये तुमने क्या किया? शीतलपुर की राजकुमारी को कैसे मार सकते हो? कैद कर लो इसे। पीछे से एक सेनापति ने चिल्लाते हुए आर्यन को पकड़ लिया। आर्यन ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो खुद अपने घुटनों पर गिर गया। उनके जाते ही जयंत उस कमरे में वापस आया
जयंत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ चुकी थी और वो उस तलवार को हवा में घुमाते हुए बोला, आखिर मेरी मां का सपना पूरा हो ही गया। अब मुझे शीतलपुर का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही उसने ये कहा, आर्यन की तलवार में से एक तेज रोशनी निकली। एक गहरी सांस के साथ दुष्यंत वापस प्रेजेंट में आ गया। उसके मन में अब और भी सवाल उठ रहे थे। आखिर पिछले जन्म के सिद्धांत ने उस राजकुमारी को क्यों मारा था, और पिछले जन्म में वो सिद्धांत की तलवार को पाकर इतना खुश क्यों हो गया था। मगर वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसकी आंखें बंद हो गई और वो इतनी गहरी नींद में सो गया जैसे कि वो किसी नशे में हो। वही दूसरी तरफ सिद्धांत वेदिका के होश में आने का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे घड़ी का कांटा आगे बढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे सिद्धांत की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। मगर वेदिका होश में आने का नाम नहीं ले रही थी। गहरी नींद में सोते हुए दुष्यंत ने अपने आप को फिर से एक अंधेरे कमरे में पाया। इस बार उसने देखा कि जयंत ऊपर से नीचे खून से लथपथ था। उसके शरीर पर अलग अलग जगह घाव थे, जिन्हें देखकर साफ नजर आ रहा था कि वो अभी अभी किसी बड़ी लड़ाई से आ रहा था। जयंत को इतनी थकावट महसूस हो रही थी कि वो तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया। अचानक से उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे उजाले में से एक आदमी चलता हुआ नजर आ रहा था। रोशनी इतनी तेज थी कि उस आदमी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर जयंत उस आदमी को बहुत अच्छे से जानता था। चाचा जी, मैं इतना सब करने के बाद भी क्यों हार गया? मैंने आपके कहने पर सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरे हाथ निराशा के अलावा कुछ नहीं लगा। मैं अपनी मां से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाया, जयंत ने निराशा भरी आवाज में कहा। तब उसके कानों में एक भारी आवाज सुनाई दी। वो आवाज बोली, तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते हो। अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो तुम्हें दोबारा से जन्म लेना होगा। अगर तुम इस जन्म में आर्यन को नहीं हरा पाए तो तुम्हें अगले जन्म में उसे ढूंढकर अपनी मां की आखिरी इच्छा को पूरा करना होगा। तुम्हें अगले जन्म में भी उस ताकतवर शक्ति को ढूंढना होगा और आर्यन का अंत करना होगा। अचानक से जयंत की आंखों से एक आंसू जमीन पर टपक गया। जब दुष्यंत की आंख खुली तो उसके माथे से पसीना बह रहा था। उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। वो लड़खड़ाते हुए अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसे अभी अभी एक बात समझ में आ गई थी। उसे समझ में आ गया था कि उस जादुई अंगूठी के कारण नजर आने वाले फ्लैशेस कुछ और नहीं बल्कि उसके पिछले जन्म की यादें हैं। दुष्यंत कोई और नहीं बल्कि जयंत का पुनर्जन्म है। जैसे ही ये बात दुष्यंत को रियलाइज हुई, वो अपनी कुर्सी को पकड़कर बैठ गया। उसके दिमाग में सारी बातें अब कनेक्ट हो रही थी। कुछ ही देर में दुष्यंत के रगों में जयंत का गुस्सा दौड़ने लगा। वो इसी वक्त जाकर सिद्धांत का खेल खत्म कर देना चाहता था। भले ही उसे अपनी पूरी कहानी याद ना आई हो, लेकिन उसे एक बात अच्छी तरह मालूम थी कि सिद्धांत की जान लेना उसके इस जन्म का एक बहुत बड़ा मकसद था। मगर उसके साथ साथ उसे एक बात और समझ में आ गई थी। पिछले जन्म में भी शायद जयंत ने आर्यन की तलवार इसलिए उठाई थी क्योंकि उसमें बहुत ताकत थी। अचानक से दुष्यंत के दिमाग में डॉक्टर वीरेंद्र की आवाज गूंज उठी। मेरे बनाए हुए ड्रग के कारण इनके शरीर में अमानवीय शक्ति तो पैदा हो रही है, मगर इनका शरीर उस शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हमें कुछ बहुत ही ताकतवर तत्व ढूंढना पड़ेगा ताकि वो मेरे बनाए हुए ड्रग को स्टेबल कर पाए, डॉक्टर वीरेंद्र की आवाज ने कहा। दुष्यंत की आंखें चमक उठी। वो समझ गया था कि उसे क्या करना था। तभी उसके दरवाजे पर एक नॉक सुनाई दी। काले सूट में दो आदमी उसके कमरे में अंदर आए। दुष्यंत ने तुरंत अपने आप को वापस से संभाल लिया। उन दोनों में से एक आदमी बोला, बॉस
आपने हमें जिसका पीछा करने के लिए बोला था उसके बारे में हम अपडेट लाए हैं। वो सिटी हॉस्पिटल में किसी लड़की के साथ आईसीयू में है। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत ही करीब हों। आगे क्या करना है, आप ऑर्डर दीजिए। मगर दुष्यंत ने उन दोनों को अपना हाथ हिलाकर वहां से जाने को कहा, क्योंकि उसके दिमाग में ऑलरेडी एक प्लान तैयार था। वो जानता था कि उसे आगे क्या करना था। वही सिद्धांत के सामने एक ऐसा सच आया जिससे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। क्या होगा आगे? क्या था दुष्यंत का बड़ा मकसद? वो उन आदमियों को कैद करके क्या कर रहा था? आखिर डॉक्टर वीरेंद्र दुष्यंत की मदद किस लिए कर रहे थे? आखिर उस जादुई अंगूठी का वेदिका पर क्या असर पड़ रहा था? क्या सिद्धांत दुष्यंत की चाल से बच पाएगा? क्या वो अपने पिछले जन्म की नहीं बल्कि इस जन्म की भी गलतियों को सुधार पाएगा? क्या वो दुनिया पर आने वाले एक महान खतरे को टाल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। हॉस्पिटल के कमरे में मशीन की बीप सुनाई दे रही थी। सिद्धांत एक पल के लिए भी शांत नहीं बैठ पा रहा था। वो जानता था कि उसे जल्द से जल्द उस चोर को ढूंढ निकालना था। वो रात सिद्धांत की जिंदगी की सबसे कठिन रात थी, क्योंकि वो एक पल भी आराम से सो नहीं पाया था। अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने एक नजर वेदिका पर डाली, लेकिन वेदिका अभी भी शांति से सो रही थी। सिद्धांत अपनी जगह से उठकर उस कमरे से बाहर निकल आया। वो विक्रम और वेदिका के कमरे के बाहर घूमने लगा। उसे कुछ ना कुछ प्लान बनाना ही होगा। बिना अंगूठी के उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसके सामने उसका दोस्त विक्रम खड़ा हुआ था। वो भागते हुए उसके पास पहुंचा और बोला, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम यहां क्या कर रहे हो? विक्रम लड़खड़ाते हुए सिद्धांत के पास आया। सिद्धांत ने उसे संभाला। विक्रम बोला, मैं ठीक हूं, बस थोड़े आराम की जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस अंगूठी को ढूंढना। नहीं तो कोई और रास्ता ढूंढना ताकि तुम अपने अतीत के राज के बारे में जान पाओ। सिद्धांत ने उसका जवाब देते हुए कहा, मैं जानता हूं विक्रम, लेकिन मुझे इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पिछली बार जब मैंने उस चोर को पकड़ने की कोशिश की तो तुम घायल हो गए और वेदिका की हालत भी खराब हो गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो चोर कहीं ना कहीं मेरे अतीत से जुड़ा हुआ हो। सिद्धांत ने कहा और कहीं दूर अपनी सोच में डूब गया। विक्रम ने एक नजर अंदर आईसीयू में वेदिका की तरफ डाली और एक लंबी सांस ली। वो सिद्धांत की तरफ मुड़ा और बोला, शायद मैं तुम्हारे इस बारे में मदद कर सकता हूं। उसकी बात सुनते ही सिद्धांत के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो बोला, लेकिन कैसे? विक्रम ने कहा, उसके लिए हमें वापस लेबोरेटरी जाना होगा। सिद्धांत ने मुड़कर वेदिका के रूम की तरफ देखा। वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन जानता था कि अगर उसे सब कुछ ठीक करना है तो उसे ऐसा करना ही होगा। इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं अभी आया। सिद्धांत वेदिका के कमरे में पहुंचा और उसके सिर पर एक बार फिर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे तुम्हारे दर्द को कम कर सकता हूं, लेकिन यह मेरा वादा है कि मैं जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। इतना कहकर सिद्धांत वहां से चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि अगर वेदिका की हालत में कुछ भी चेंज हो तो उसे जरूर बताएं। विक्रम पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था, मगर वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। इसलिए कुछ ही देर में वो दोनों वापस लेबोरेटरी पहुंच गए थे। मगर जैसे ही वो दोनों लेबोरेटरी पहुंचे, उनके लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। लेबोरेटरी के चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई थी। एक पल के लिए सिद्धांत की सांस थम गई। उसे बहुत अच्छे से मालूम था कि अगर पुलिस इस मैटर में इन्वॉल्व हो गई तो वो किसी भी हालत में
अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाएगा। उसे इस वक्त बहुत ही ध्यान से काम लेना होगा। जैसे ही वो दोनों अंदर पहुंचे, लेबोरेटरी के हेड मिस्टर मिश्रा उनका इंतजार कर रहे थे। अरे सिद्धांत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे इन सभी से पता चला कि कल लेबोरेटरी में चोरी का अटेम्प्ट हुआ है। विक्रम कहाँ है? मैंने सुना उसे चोट आई है। मिस्टर मिश्रा ने सिद्धांत को देखते हुए कहा। तभी अचानक से उनकी नजर विक्रम पर पड़ गई और वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोले, विक्रम, तुम ठीक तो हो ना? ये कैसी चोट है? तुम अभी मेरे साथ चलो और कमिश्नर को सब सच सच बता दो। हम इस चोरी की जड़ तक पहुंचेंगे। वैसे तुम्हें ये चोट कैसे आई? विक्रम शौक से भरी आंखों के साथ सिद्धांत की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस्टर मिश्रा को क्या जवाब दे। सिद्धांत के हाथ पसीजने लगे। वो जानता था कि अगर विक्रम ने मिस्टर मिश्रा और पुलिस को बता दिया कि उस पर उस चोर ने गोली से वार किया था, तो पुलिस इसी वक्त पूरी लेबोरेटरी को फ्रीज कर देगी और उस चोर को पकड़ने में लग जाएगी। भले ही यह सिद्धांत के लिए एक अच्छी खबर थी, क्योंकि इस तरह वो उस चोर तक जल्दी पहुंच सकता था, मगर वो जानता था कि अगर पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया तो उसके पास जो जादुई अंगूठी है, उसके अस्तित्व का सच बाकी सबके सामने आ जाएगा और वो अंगूठी शायद उसे कभी नहीं मिलेगी। उससे पहले ही सिद्धांत ने कहा, सर आप चिंता मत कीजिए, विक्रम चोर को पकड़ते हुए गिर गया था, इसलिए उसे चोट आ गई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो चोर हमसे कुछ चुरा नहीं पाए हैं। मिस्टर मिश्रा ने अपनी पैनी नजरों से उन दोनों की तरफ देखा। सिद्धांत ने विक्रम को इशारा किया और विक्रम तुरंत बोला, हाँ हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। यहां तक कि मैं हॉस्पिटल भी जा चुका हूं। अगर मैं ठीक नहीं होता तो आपके सामने यहां खड़ा नहीं होता। और सिद्धांत सच कह रहा है, वो चोर हमसे कुछ नहीं चुरा पाए। आप चिंता मत कीजिए। मिस्टर मिश्रा ने उन दोनों की तरफ कुछ देर बिना कुछ कहे देखने के बाद एक गहरी सांस ली और बोले, मुझे विश्वास था जब मेरे 2 ट्रस्टेड एम्प्लॉयज यहां हैं तो लेबोरेटरी को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब जब पुलिस यहां आ गई है तो हमें उनकी इंक्वायरी में मदद करनी होगी ताकि हम इस केस को क्लोज कर सकें। सिद्धांत और विक्रम ने तुरंत अपना सर हां में हिलाया, मगर तभी पीछे से एक आवाज आई, लेकिन मुझे तो कल ऐसी आवाज आई थी जैसे किसी ने गन फायर की हो। विक्रम, कल मैंने तुमको देखा था, तुम्हारे कंधे से बहुत खून बह रहा था। अचानक से पीछे से उनका एक कुलीग रमेश आया और बोला। मिस्टर मिश्रा की भौहें सिकुड़ गईं। वो तीखी नजरों के साथ उन दोनों को देखने लगे। सिद्धांत का गला सूख चुका था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। किसी भी हालत में पुलिस को सच नहीं बता सकता था। ऐसा करने से उसके अतीत में छुपे हुए राज सिर्फ राज ही रह जाते। मगर तभी विक्रम आगे बढ़ा और बोला, कल चोरों के साथ भागम भाग में शायद कोई केमिकल की बोतल नीचे गिर गई थी, इसलिए तुम्हें इतनी तेज आवाज सुनाई दी थी। और हाँ, उसी का कांच का टुकड़ा मेरे बाजू में लग गया, इसलिए खून कुछ ज्यादा ही बह रहा था। मगर डॉक्टर साहब के हिसाब से मैं भला चंगा हूं। विक्रम ने तुरंत उस बात को संभालते हुए कहा। मिस्टर मिश्रा ने विक्रम की बात पर भरोसा करते हुए अपना सर हां में हिलाया और बोले, इस चोरी ने हमें एक सीख दी है। हम नहीं जानते कल को वो चोर शायद वापस आ जाए, इसलिए मैं अब खास ख्याल रखूंगा कि वो मम्मी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। इतना कहकर वो वहां मौजूद कमिश्नर से बात करने के लिए चले गए। सिद्धांत एक चैन की सांस लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि अब वो हजारों साल पुरानी मम्मी उसके सिर के निगरानी में रहेगी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या दुख मनाए। दुख क्योंकि वो जानता था कि अगर वो मम्मी निगरानी में रही तो वो भी उसे नहीं देख पाएगा, और खुशी इसलिए क्योंकि अब वो चोर चाहकर भी उसकी मम्मी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। विक्रम ने तुरंत सिद्धांत की तरफ इशारा किया और वो दोनों उस कमरे की तरफ आगे बढ़ गए। तुमने मुझे मिस्टर मिश्रा को सच क्यों नहीं बताने दिया? विक्रम ने अपने कमरे में पहुंचते ही सिद्धांत से सवाल किया। सिद्धांत ने एक नजर बाहर डाली और चेक किया कि उसके आजू बाजू कोई कांस्टेबल तो नहीं घूम रहा है, और बोला, मैं नहीं चाहता कि इस मैटर में पुलिस इन्वॉल्व हो। अगर ऐसा हुआ तो वो जादुई अंगूठी मिलते ही हमारे हाथों से छूट जाएगी। इससे पहले कि ऐसा हो, मैं उस अंगूठी को ढूंढना चाहता हूं, और अगर वो अंगूठी मुझे नहीं मिली तो मैं कोई और तरीके से अपने पिछले जन्म के राज जानना चाहता हूं। विक्रम उसकी बात समझ गया था
वो तुरंत अपने कमरे में रखे हुए किताबों से भरी शेल्फ की तरफ आगे बढ़ गया। विक्रम एक हिस्टोरियन था, इसलिए उसके पास न जाने कितनी किताबें थी। हर एक किताब में न जाने कितने सालों पुरानी सभ्यताओं के बारे में लिखा हुआ था। वो इन सभी का एक्सपर्ट था। उसने अपनी जिंदगी में कई खोजें की थी, इसलिए जब उसने सिद्धांत से कहा कि उसके पास सिद्धांत की प्रॉब्लम का सलूशन है, तो सिद्धांत ने आंख बंद करके उसकी बात पर विश्वास कर लिया था। अब तुम खड़े खड़े वहां क्या कर रहे हो? यहां आओ और मेरी मदद करो। तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए, है ना? विक्रम ने सिद्धांत की तरफ देखते हुए कहा। सिद्धांत तुरंत उसके बाजू में आकर खड़ा हो गया और उनकी किताबों की तरफ देखने लगा। आखिर हम ढूंढ क्या रहे हैं? विक्रम ने शेल्फ से किताब निकाली और उसे खोलकर उसके पन्ने पलटने लगा और बोला, कुछ साल पहले मैं एक दक्षिण की सभ्यता पर रिसर्च कर रहा था। उसके लिए मैंने न जाने कितनी किताबें पढ़ ली थी। ऐसे ही एक किताब में मुझे एक मिथ के बारे में मालूम चला था। उस समय मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मिथ तो एक मिथ होता है ना। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने अपने बाकी दोस्तों से इसके बारे में बात की थी, तो उनका यही कहना था कि अगर किताबों में किसी कल्पना या पुराण कथा के बारे में लिखा है, तो उसका सच होना 100% संभव है। अपनी प्रॉब्लम का सलूशन सुनते ही सिद्धांत की धड़कनें तेज हो गईं और वो बोला, क्या था वो मिथ? तुम्हें कुछ याद है? इनमें से कौन सी किताब में उसके बारे में लिखा हुआ है? सिद्धांत का सवाल सुनते ही विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, दिक्कत बस यही है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो किस किताब में लिखा हुआ था। वो किताब मेरे पास अब है कि नहीं, लेकिन मुझे वो पुराण कथा बहुत अच्छे से याद है। दक्षिण भारत के तट के पास एक गांव है। ऐसी मान्यता है कि उस गांव में एक गुफा है। उस गुफा का रास्ता वर्तमान काल को भूतकाल से जोड़ता है। आज तक जो भी इंसान उस गुफा में गया है, वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। लोग मानते हैं कि उस गुफा में जाते ही आप अपने अतीत से रूबरू हो जाते हो और उसी अतीत का हिस्सा बन जाते हो, इसलिए वहां से कोई वापस नहीं आता। तुमने जब मुझे अपने फ्लैशेस के बारे में बताया था, तब से ही मैं उस किताब को ढूंढने में लगा हुआ हूं। मगर यह सब एक झूठ भी तो हो सकता है। हमारे पास इस बारे में कोई सबूत नहीं है। सिद्धांत की आंखें विक्रम की बात सुनकर चमक उठी थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से याद था कि जब वो अपने अतीत में गया था, तो वो एक गुफा के द्वारा ही था। अगर ये पुराण कथा सच है, तो उसे जल्द से जल्द उस गुफा तक पहुंचना ही होगा। अब सिद्धांत अपने अतीत के सच को जानने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने कहा, मैं कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे सच्चाई जानने के लिए भारत के दूसरे कोने तक जाना पड़े, तो भी मैं उसके लिए तैयार हूं। सिद्धांत की आंखों में जुनून नजर आ रहा था। वो विक्रम के साथ उस किताब को ढूंढने में लग गया। अचानक से विक्रम की आवाज आई, मिल गई मुझे वो किताब। क्या होगा आगे? क्या विक्रम का ढूंढा हुआ उपाय सिद्धांत को उसके सवालों का जवाब दिला पाएगा? क्या वो अपने मकसद में कामयाब होगा? क्या प्लान बना रहा था दुष्यंत? क्या वो सिद्धांत के मकसद में एक बाधा बन जाएगा? क्या हुआ था अतीत में? जानने के लिए सुनते रहिए। विक्रम के केबिन में सन्नाटा छाया हुआ था। जब सिद्धांत उसकी तरफ मुड़ा, तो उसने देखा कि विक्रम अपने हाथ में एक किताब लिए हुए था, जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। सिद्धांत उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, कौन सी किताब मिल गई? जब इन दोनों ने मुड़कर देखा, तो अपने सामने एक पुलिस ऑफिसर को पाया। वो ऑफिसर सिद्धांत को एक अजीब सी नजर से देख रहा था। विक्रम ने एक बार सिद्धांत की तरफ देखा और कहा, वो मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूं, जिसके लिए एक किताब ढूंढ रहा था। वो आदमी सिद्धांत को पसंद नहीं आ रहा था। उसके हाव भाव न जाने क्यों सिद्धांत के मन को भा नहीं रहे थे। सिद्धांत तुरंत विक्रम के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, कौन हो तुम और इस कमरे में क्या कर रहे हो? मगर उस पुलिस ऑफिसर ने सिद्धांत की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अंदर जाकर वो विक्रम के केबिन में रखी चीजों को उठाकर देखने लगा।
जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहा हो। सिद्धांत को यह बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर के सामने पहुंचा और उसके हाथ से विक्रम की डायरी लेते हुए बोला, तुम पुलिस हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम किसी भी चीज को बिना पूछे छू लो। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तो बाहर चल रही है, फिर तुम यहां क्यों आए हो? सिद्धांत की आवाज में उसकी इरिटेशन साफ थी। उस पुलिस ऑफिसर की तीखी नजर सिद्धांत के चेहरे से एक पल के लिए भी गायब नहीं हुई। तभी अचानक से सिद्धांत को एक आवाज सुनाई दी। यह हमारी टीम का नया हिस्सा इंस्पेक्टर रौनक कुमार है। जब सिद्धांत ने मुड़कर देखा तो पुलिस कमिश्नर मिस्टर रंजीत को अपने सामने पाया। उनके पीछे मिस्टर मिश्रा भी खड़े हुए थे। तुम इसकी चिंता मत करो, इसकी तो आदत है हर चीज को शक की नजर से देखने की। हमने पूरी लेबोरेटरी का जायजा ले लिया है। यही नहीं, हमने सीसीटीवी फुटेज भी देख ली है और जल्द से जल्द हम उस चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे, कमिश्नर रंजीत ने कहा। सिद्धांत ने अपना हाथ कस के मुट्ठी में बांध लिया। वो जानता था कि अब वो चाहकर भी पुलिस को इस केस में इन्वॉल्व होने से नहीं रोक सकता है। शायद उसका चुप रहना ही सही है, इसलिए अब उसे तुरंत वो दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। इंस्पेक्टर रौनक ने सिद्धांत की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मिस्टर सिद्धांत, मैंने आपके बारे में कई बातें सुनी हैं। मुझे अगर इस इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी दिक्कत हुई तो मैं आपसे जरूर बात करूंगा। ये कहते हुए भी इंस्पेक्टर रौनक के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे कि वो जानता हो कि सिद्धांत उन सभी से कुछ छुपा रहा हो। सिद्धांत ने उस कमरे में मौजूद बाकी सभी की तरफ देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। उसकी बात सुनकर मिस्टर रंजीत और मिस्टर मिश्रा वहां से चले गए। इंस्पेक्टर रौनक ने एक आखिरी बार सिद्धांत की तरफ देखा और वो भी वहां से चला गया। उनके जाते ही विक्रम ने गहरी सांस ली और तुरंत उस किताब को खोल लिया। सिद्धांत, जो कि अभी अभी इंस्पेक्टर रौनक को देख रहा था, तुरंत विक्रम की तरफ बढ़ा। विक्रम ने बिना कोई समय गंवाए उस किताब के पन्ने पलटने शुरू कर दिए। सिद्धांत की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। ये रहा, मिल गया मुझे, विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा। सिद्धांत ने तुरंत उस तरफ देखा जहां पर विक्रम की उंगली पॉइंट कर रही थी। उसने देखा कि उस किताब में एक गुफा की तस्वीर बनी हुई है। उस तस्वीर में गुफा से एक अजीब सी रोशनी निकल रही है। उस तस्वीर के नीचे अजीब शब्दों में कुछ लिखा हुआ है। उसे देखते ही सिद्धांत की भौहें सिकुड़ गईं। वो बोला, ये लिखा क्या है? ये कौन सी भाषा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और बोला, ये सालों पुरानी वर्णन सभ्यता की भाषा है। इसे कोई भी आसानी से नहीं पढ़ सकता। शुरुआत में मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन रिसर्च करने के बाद मुझे इसको पढ़ना आ गया। इसमें लिखा है। विक्रम ने शब्दों पर अपनी उंगली रखकर पढ़ना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 300 साल पहले नर्मदापुरम नामक गांव में एक गुफा को खोदा गया था, लेकिन उसे खोदने वाला एक आदमी कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था। जितने दिन तक वो आदमी गायब रहा, उतने ही दिन उस गुफा से एक अजीब सी रोशनी निकलती रही। मगर कुछ दिन बाद वो रोशनी अपने आप बंद हो गई और उसके बाद वो आदमी वापस आ गया। लेकिन वापस आते ही वो बहकी बहकी बातें करने लगा। वो अपने परिवार वालों को बताने लगा कि वो पिछले जन्म में कौन था और उसने क्या किया था। ये सुनकर पूरे गांव वाले डर गए और किसी ने भी उसकी बात का विश्वास नहीं किया। वो सभी से कहता रहता था कि उसे अपने पिछले जन्म की गलतियां सुधारनी है। मगर थोड़े दिन बाद ही वो आदमी दोबारा से उस गुफा में गया, लेकिन इस बार जब गया तो कभी वापस नहीं आया। उस दिन के बाद न जाने ऐसे कितने आदमी उस गुफा में जा चुके हैं जो कि आज तक वापस नहीं आए हैं। तब से ही ये मान्यता बन गई है कि उस गुफा में जो भी कदम रखता है वो अपने अतीत में चला जाता है। सिद्धांत ने जैसे ही विक्रम के मुंह से ये बात सुनी, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसने तुरंत कहा, मैं जाने के लिए तैयार हूं। कहां है ये गांव? विक्रम ने दोबारा उस किताब में देखा और बोला, यह गांव केरल के समुद्री तट पर है, लेकिन वहां जाना भी बहुत मुश्किल है। वहां जाने के लिए ना तुम किसी प्लेन का इस्तेमाल कर सकते हो और ना ही किसी ट्रेन का। वो गांव दुनिया की आधुनिकता से बहुत दूर है, इसलिए वहां जाना भी खतरे से खाली नहीं है।
यही नहीं, हमें यह भी नहीं पता कि ये बात सच है कि नहीं। शायद वहां जाना कामयाब ना हो। उसकी बात से सिद्धांत को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो दृढ़ता भरी आवाज में बोला, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने अतीत की गुत्थी को सुलझाने के लिए इस दुनिया के दूसरे छोर पर जाने के लिए भी तैयार हूं। मैं सिद्धांत कुछ कह ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग में एक बात आई। उसे याद आया कि वो हजारों साल पुरानी मम्मी भी उन्हें केरल के किसी तट पर ही मिली थी। अचानक से सिद्धांत के मन में एक भाव आया जो कह रहा था कि शायद वो सही रास्ते पर था। उसने तुरंत ये बात विक्रम को बताई। सिद्धांत की बात सुनते ही विक्रम भी मान गया कि उन्हें तुरंत उस गांव की तरफ बढ़ जाना चाहिए। सिद्धांत बोला, मैं जानता हूं कि तुम घायल हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ जाने के लिए नहीं कहूंगा। तुमने वैसे ही मेरी बहुत मदद कर दी है। उसकी बात सुनते ही विक्रम के चेहरे पर गुस्सा आ गया और उसने सिद्धांत को एक धक्का देते हुए कहा, तुम बेवकूफ हो क्या? हमारी दोस्ती सिर्फ इतनी थी? हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मौत के मुंह में अकेले ही धकेल दूंगा? मैं इतना भी बुरा दोस्त नहीं हूं। विक्रम की बात सुनते ही सिद्धांत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वो बोला, मुझे मालूम नहीं है कि इतनी आसानी से मैं अतीत में दोबारा जा पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं इसके कारण हार नहीं मान सकता। तुम तैयारी करो, मैं थोड़ी देर से आता हूं। हम आज के आज ही नर्मदापुरम के लिए निकल जाएंगे। विक्रम ने तुरंत हां में सिर हिलाया और सिद्धांत लेबोरेटरी से बाहर निकल गया। मगर वो नहीं जानता था कि इंस्पेक्टर रौनक की बाज जैसी नजरें अभी भी उसे फॉलो कर रही थी। कुछ देर में सिद्धांत हॉस्पिटल पहुंच गया। वो नहीं जानता था कि वो कब वापस आने वाला था, लेकिन उसके मन में एक बात पक्की थी कि जैसे ही वो अतीत में की हुई गलतियों को सुधारेगा, वैसे ही शायद वेदिका की हालत में सुधार आ जाए। ये एक और वजह थी जिसके कारण वो जल्द से जल्द अपनी जिंदगी की नई यात्रा पर निकलना चाहता था। वेदिका के कमरे में पहुंचते ही सिद्धांत ने देखा कि अभी भी वो बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई है। उसका मन दृढ़ता से भर गया। सिद्धांत वेदिका को दुख भरी नजरों से देख रहा था, मगर वो एक बात से अनजान था कि उसके पीछे इसका सबसे बड़ा दुश्मन बंदूक ताने खड़ा हुआ था। कुछ देर पहले जब सिद्धांत हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था, तब दुष्यंत के भेजे हुए आदमी उसकी पल पल की अपडेट दुष्यंत तक पहुंचा रहे थे। जैसे ही दुष्यंत को पता चला कि इस बार सिद्धांत अकेला है, वो तुरंत अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल गया। पिछली बार उसका निशाना चूक गया था, लेकिन इस बार वो एक दृढ़ निश्चय के साथ आया था कि वो अपने दुश्मन की जान लेकर ही रहेगा। हॉस्पिटल में एंटर करते ही दुष्यंत ने सिद्धांत को एक कमरे के अंदर जाते हुए देखा और उसका पीछा करते हुए वो उस कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। जब उसने अंदर झांक कर देखा तो पाया कि बिस्तर पर एक लड़की लेटी हुई है, मगर उसका चेहरा सिद्धांत के कारण छिपा हुआ है। दुष्यंत ने तुरंत अपनी गन हवा में उठाई और सिद्धांत की तरफ पॉइंट कर दी, लेकिन अचानक से उसे महसूस हुआ कि वो इस तरह से अपने दुश्मन की जान नहीं ले सकता था। वो कैसे अपना मकसद पूरा कर सकता था अगर उसने अपने दुश्मन को पीठ पीछे गोली मारकर उसकी जान ली। इसलिए उसने अगले ही पल अपनी गन को जेब में रख लिया और हॉस्पिटल रूम के दरवाजे को खोलकर तुरंत अंदर पहुंच गया। दरवाजा खुलने की आवाज आते ही सिद्धांत ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि वही आदमी खड़ा हुआ था जिसने वो जादुई अंगूठी चुराई थी। सिद्धांत ने उस आदमी को तुरंत पहचान लिया। वो उन आंखों को कभी नहीं भूल सकता था। दुष्यंत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो तुरंत बोला, आज तक मेरा कोई भी निशाना नहीं चूका है, लेकिन न जाने क्यों कल तुम मेरे वार से बच गए, मगर आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर दुष्यंत तुरंत सिद्धांत की तरफ तेज रफ्तार से आगे बढ़ा। सिद्धांत अभी भी दुष्यंत को देखने के शौक से बाहर नहीं आया था। अचानक से उसे रियलाइज हुआ कि दुष्यंत के अंदर कुछ ज्यादा ही ताकत नजर आ रही थी, क्योंकि दुष्यंत जहां जहां पैर रख रहा था वहां के टाइल्स टूटकर चूर हो रहे थे। अचानक से सिद्धांत को याद आया
कि कैसे उस जादुई अंगूठी के कारण एक ताकत उसे भी मिल गई थी। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। जिस तरह से उसे ताकत मिली थी, उसी तरह से दुष्यंत को भी शक्ति मिल गई है। दुष्यंत ने हवा में उड़कर सिद्धांत को एक जोर का मुक्का मारा, जिसके कारण सिद्धांत जाकर वेदिका के बेड के बाजू में गिर गया। सिद्धांत उठ पाता उससे पहले ही दुष्यंत ने जाकर उसके पेट में एक जोर की लात मारी। जैसे ही दुष्यंत का टच सिद्धांत को छुआ, अचानक से उस कमरे में एक जोर की रोशनी छा गई। सिद्धांत की आंखें चौंधी आ गई। जब उसे दिखाई देना शुरू हुआ तो वो दोबारा से उसी नहर में खड़ा हुआ था और अपने सामने खड़े हुए आदमी से जान बचाने की गुहार कर रहा था। मगर इस बार उस आदमी का चेहरा सिद्धांत को पूरी तरह से साफ नजर आ रहा था। जैसे ही उसे मालूम चला कि इस वक्त जो आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसके पिछले जन्म का एक हिस्सा है, सिद्धांत तुरंत प्रेजेंट में आ गया। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसका शक सच था, लेकिन सिद्धांत एक बात नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो आदमी उसको मारने पर क्यों तुला हुआ है। सिद्धांत ने जैसे ही अपने कदमों पर खड़े होने की कोशिश की, उसने देखा कि दुष्यंत की नजर बेड पर सो रही वेदिका पर गई और दुष्यंत के कदम वेदिका की तरफ बढ़े। मगर इस बार उसके हाथ में एक गन थी। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत दुष्यंत की सच्चाई जान पाएगा? क्या उसे मालूम चलेगा कि आखिर दुष्यंत उसकी जान लेने पर क्यों आतुर था? क्या दुष्यंत वेदिका को पहचान जाएगा? क्या सिद्धांत उस गुफा तक पहुंच पाएगा? क्या वो सच में अपने अतीत में किए हुए सारे गलत काम सही कर पाएगा? फिर क्या हुआ था पिछले जन्म में जिसके कारण उन तीनों की जिंदगी आज इस तरह से उलझी हुई है? जानने के लिए सुनते रहिए। जिंदगी अपने खेल भी बहुत सोच समझ कर खेलती है। किसने सोचा था कि इतनी जल्दी उन तीनों का इस तरह सामना होगा? जैसे ही दुष्यंत ने सिद्धांत को एक लात मारकर गिराया, वो बेड पर सो रही लड़की की तरफ बढ़ा। उसने अपने पॉकेट से गन भी निकाल ली थी। मगर जैसे ही दुष्यंत ने उस लड़की का चेहरा पास से देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके सामने जो लड़की आंखें बंद करके लेटी हुई थी उसे उसने सिद्धांत के साथ पिछले जन्म में देखा था। सिद्धांत की तलवार से जिस लड़की का कत्ल हुआ था उसकी शक्ल हॉस्पिटल बेड पर पड़ी हुई लड़की से हूबहू मेल खा रही थी। अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गई और उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी तेज चमकने लगी, जिसके कारण पूरे कमरे में एक तेज रोशनी छा गई। दुष्यंत के कान में एक तेज आवाज गूंजने लगी। क्या तुमने रानी वंदिता के बारे में सुना है? उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी। दुष्यंत ने देखा कि उस फ्लैश में वो और सिद्धांत एक टेंट में बैठे हुए थे। उनके सामने अलग अलग प्रकार के पकवान रखे हुए थे। आजू बाजू नाच गाना चल रहा था। मैंने सुना है कि राजकुमारी वंदिता को एक वरदान मिला है कि अगर वो एक बार राजगद्दी पर बैठ गई तो उसका शासन खत्म करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। मगर मैंने ये भी सुना है कि उसके जैसी सुंदरता पूरी दुनिया में नहीं है। क्यों ना हम भी उसे देख कर आए? अचानक से दुष्यंत को याद आ गया कि रानी वंदिता कौन थी, और ये भी कि जयंत ने ही आर्यन और रानी वंदिता को पहली बार मिलवाया था। यही नहीं, उसे यह भी याद आ गया था कि उसने आगे ऐसा क्यों किया था। जैसे ही उसे सब याद आया, वो दोबारा से उस हॉस्पिटल रूम में आ गया। दुष्यंत की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि वो अंगूठी उसे सब कुछ सच सच बता रही है, क्योंकि अब वो तीनों ही दोबारा जन्म ले चुके थे। दुष्यंत जानता था कि अगर उसे आर्यन से अपना बदला लेना है तो ये बहुत अच्छा मौका था। वो उसके सामने ही वंदिता को अगर मौत के घाट उतार दे तो आर्यन जीते जी एक बार फिर से मर जाएगा। दुष्यंत का काम बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद उसे सिर्फ सिद्धांत के शरीर को मारना होगा।
उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने अपनी गन बेड पर लेटी हुई वेदिका की तरफ पॉइंट कर दी। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक से उस अंगूठी से निकल रही रोशनी उस कमरे में चारों ओर घूमने लगी। घूमते हुए वो रोशनी दुष्यंत की तरफ आई और उससे टकरा गई, जिसके कारण उसकी बंदूक नीचे गिर गई। दुष्यंत पूरी तरह चौंक गया, मगर वो रोशनी नहीं रुकी, बल्कि दुष्यंत के इर्द गिर्द घूमते हुए थोड़ी दूर खड़े सिद्धांत के शरीर में समा गई। सिद्धांत ने दुष्यंत को ट्रिगर पर उंगली रखते हुए देखा। उसने एक पल भी जाया नहीं किया और दौड़ते हुए दुष्यंत को रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उस कमरे में घूम रही रोशनी उसके शरीर में समा गई। उसे एक बार फिर से ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया की सारी ताकतें उसके शरीर में आ गई हों। वो वेदिका को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसलिए वो तुरंत आगे आया और दुष्यंत के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ दुष्यंत को एक जोर का मुक्का मारा, जिसके कारण दुष्यंत दूर जाकर दीवार से टकरा गया। सिद्धांत के अंदर एक अजीब सा गुस्सा उठ रहा था। वो उस चोर को नहीं जानता था, मगर न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस चोर को जान से मार दे। इसलिए उसने देर नहीं की और दोबारा से दुष्यंत के सामने खड़ा हो गया। उसने दुष्यंत का गला जोर से दबाना शुरू कर दिया। उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि दुष्यंत के पैर जमीन से ऊपर उठ गए थे। सिद्धांत ने अपने मन से उठ रहे गुस्से को अपनी ताकत में बदल लिया, मगर उसके दुश्मन की आंखों में जरा भी डर नहीं आ रहा था, बल्कि वो नफरत से भरी नजरों से उसे देख रहा था। सिद्धांत दांत पीसते हुए बोला, कौन हो तुम? आखिर तुम मेरी और वेदिका की जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो? वो अपने सामने के व्यक्ति को पहचान गया था, लेकिन जानना चाहता था कि आखिर उस अंगूठी को पहनने के कारण उसके दुश्मन को पिछले जन्म का कितना हिस्सा याद आया था। वो अपने दिमाग में आ रहे आधी अधूरी यादों को पूरा करना चाहता था। दुष्यंत ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, यह नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कौन हूं। पिछले जन्म में मैं जो नहीं कर पाया वो इस जन्म में जरूर करके रहूंगा। जैसे कि पिछले जन्म में तुम और राजकुमारी वंदिता एक नहीं हो पाए थे, ऐसे ही मैं तुम्हें इस जन्म में भी एक नहीं होने दूंगा। यह मेरा वादा है। दुष्यंत की बात सुनते ही सिद्धांत का खून खौल गया। उसने दुष्यंत के पेट में एक जोर की लात मारी और उसे कमरे में दूसरी तरफ फेंक दिया। सिद्धांत को न जाने क्यों विश्वास हो गया था कि पिछले जन्म में शायद इसी आदमी के कारण उसे राजकुमारी वंदिता को मारना पड़ा था। जैसे ही यह ख्याल उसके मन में आया, सिद्धांत के गुस्से पर कोई काबू ना रहा। वो दोबारा से दुष्यंत पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, मगर तभी बिस्तर पर लेटी वेदिका के मुंह से कुछ आवाज निकलने लगी। अपने गुस्से में सिद्धांत एक चीज नहीं देख पाया था। जब उसने दुष्यंत को कमरे में दूसरी तरफ फेंका था, तब दुष्यंत के हाथ से निकलकर वो जादुई अंगूठी वेदिका के बिस्तर पर जा गिरी थी। जैसे ही उस अंगूठी ने वेदिका को छुआ, तो बेहोशी की हालत में भी वेदिका को राजकुमारी वंदिता का दुख महसूस होने लगा और नींद में ही वो रोने लगी, जिसके कारण सिद्धांत का ध्यान भटक गया। इसका फायदा उठाते हुए दुष्यंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। अचानक से उसकी नजर उस कमरे में रखे औजारों पर पड़ी। दुष्यंत ने तुरंत उस टेबल से कैंची उठा ली और सिद्धांत की तरफ लंबे कदमों के साथ आगे बढ़ा। वेदिका को बेड पर तड़पते हुए देख सिद्धांत अपने आप को रोक नहीं पाया और एक पल के लिए यह भूल गया कि दुष्यंत भी उस कमरे में मौजूद था। अगले ही पल उसे अपनी पीठ पर एक जोर का दर्द महसूस हुआ। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल आई। जब उसने मुड़कर देखा तो दुष्यंत के हाथ में खून भरी कैंची थी। वो दुष्यंत को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके शरीर में उठ रहा दर्द इतना तीव्र था कि सिद्धांत के पैर लड़खड़ाने लगे। अचानक से दुष्यंत को उस कमरे के बाहर से कुछ आवाज सुनाई देने लगी। वो सिद्धांत को मारकर अपना काम खत्म करना चाहता था, मगर तभी उस कमरे का दरवाजा खुलने लगा। दुष्यंत ने एक आखिरी बार वेदिका और सिद्धांत की तरफ देखा और वो भारी आवाज में बोला, इस बार कहानी का अंत मैं डिसाइड करूंगा। तुम इस बार मुझे नहीं हरा पाओगे।
इतना कहते ही वो उस कमरे में बनी खिड़की से छलांग लगाकर नीचे चला गया। सिद्धांत की सांस फूल रही थी, लेकिन उसके अंदर उठ रहा गुस्सा उसे अपने दर्द को महसूस नहीं करने दे रहा था। वो लड़खड़ाते हुए दुष्यंत को पकड़ने के लिए खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे पकड़ लिया। ये तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें ये चोट कैसे आई है? सिद्धांत को विक्रम की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे में पूरी तरह शांति छा चुकी थी। वेदिका दोबारा से शांत एक्सप्रेशन के साथ सो रही थी। अचानक से सिद्धांत को लगा कि मानो वो एक सपना देख रहा, मगर तभी उसे अपनी पीठ पर दर्द महसूस हुआ, जो कि सबूत था कि वो अभी अभी अपने पिछले जन्म के दुश्मन से मिला था। वो हांफते हुए बोला, मैंने अभी अभी उस आदमी को देखा जो जादुई अंगूठी को चुरा कर भाग गया था। विक्रम वो कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म का मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो वेदिका को भी पहचान गया है। अब मैं और देर नहीं कर सकता विक्रम, मुझे जल्द से जल्द पिछले जन्म के राज जानने ही होंगे। मगर विक्रम सिर हिलाते हुए बोला, सिद्धांत तुम्हें बहुत चोट आई है, हमें कुछ दिन रुककर अपनी यात्रा पर जाना चाहिए। ये सफर कोई मामूली सफर नहीं होने वाला है। उस गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत चाहिए होगी। मगर वो सिद्धांत की आंखों में देख सकता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। लेकिन सिद्धांत अपना सिर हिलाते हुए बोला, नहीं विक्रम, हम जितनी देर करेंगे उतना ही हम उस आदमी को अपनी चाल चलने का टाइम देंगे। मैं वेदिका की सेफ्टी का इंतजाम करवाता हूं। मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ठीक है, तुम जैसा कहो, मगर तुम्हें इस वक्त डॉक्टर की जरूरत है। विक्रम ने सिद्धांत से कहा और उसे खींचते हुए डॉक्टर के पास ले गया। कुछ देर में सिद्धांत की मरहम पट्टी हो गई थी और वो वेदिका की सेफ्टी के इंतजाम में लगा हुआ था। उसने इस बार पुलिस की मदद ली। जैसे ही उसने पुलिस को बताया कि वेदिका और उस पर दोबारा से हमला हुआ था, पुलिस खुद ब खुद वेदिका की सुरक्षा के लिए तैनात हो गई। सिद्धांत एक आखिरी बार वेदिका से मिलने उसके रूम में आया। वेदिका की भौहें सिकुड़ी हुई थी, जैसे कि वो एक बुरा सपना देख रही हो। सिद्धांत ने तुरंत उसे आखिरी बार अलविदा कहा और उसके कमरे से बाहर निकल आया। वो जानता था कि अगर वो और देर उस कमरे में रुकता तो वो वेदिका को अकेले छोड़कर नहीं जा पाता। मगर बाहर निकलते ही वो किसी से टकरा गया। जब उसने अपनी आंखें उठाकर देखा तो इंस्पेक्टर रौनक को अपने सामने पाया। इंस्पेक्टर रौनक अभी भी उसे अजीब सी नजरों से देख रहा था। वो अपनी जेब में हाथ डालते हुए बोला, मिस्टर सिद्धांत, अचानक से आपके ऊपर इतने हमले क्यों हो रहे हैं? लगता है आप अभी भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मगर सिद्धांत इस वक्त इंस्पेक्टर रौनक से बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने गहरी सांस ली और इंस्पेक्टर रौनक के कंधे से कंधा मारते हुए आगे बढ़ गया। उसकी पीठ में अभी भी दर्द था, मगर वो सारे दर्द भुलाकर तुरंत अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी सफर पर निकल गया। सबसे पहले वो और विक्रम प्लेन से केरल पहुंचे। केरल पहुंचते ही विक्रम ने वहां पता किया कि आखिर वो दोनों नर्मदापुरम कैसे पहुंचेंगे। तब उन्हें पता चला कि नर्मदापुरम जाने का एक ही रास्ता था। उन्हें सबसे पहले एक बस लेकर पहाड़ों को पार करके वात्सल्य पहुंचना होगा। वात्सल्य एक शहर था जो कि नर्मदापुरम के सबसे करीब पड़ता था। सिद्धांत और विक्रम वात्सल्य की बस में बैठ गए और अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगे। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत बुरी तरह से घायल हो गया था। वो जब अपने अड्डे पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके हाथ से वो जादुई अंगूठी गायब हो चुकी है। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, वो गुस्से से चीख उठा। आज वो अपने मकसद में पूरा होने ही वाला था, लेकिन वो एक बार फिर से चूक गया था। दुष्यंत के मन में उठ रहा गुस्सा अब वो संभाल नहीं पा रहा था। अपने बिस्तर पर बैठे हुए उसने सोचा कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना होगा जिसके कारण सिद्धांत खुद ब खुद चलकर उसके पास आए। तभी अचानक से उसके कमरे के दरवाजे पर एक नॉक सुनाई दी। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने डॉक्टर वीरेंद्र को अपने सामने पाया। वीरेंद्र के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। क्या हुआ डॉक्टर? मैं इस वक्त बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं हूं।
अगर तुम्हारे पास मुझे सुनाने के लिए बुरी खबर है तो यहां से चले जाओ। दुष्यंत ने चिल्लाते हुए कहा, मगर अगले ही पल उसने डॉक्टर वीरेंद्र के चेहरे पर आई हुई मुस्कान को देखा और तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। डॉक्टर वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके लिए बुरी नहीं बल्कि बहुत अच्छी खबर लाया हूं। हमने जो ड्रग टेस्ट किया था ना, उसका रिजल्ट आ गया है। हम अपना पहला म्यूटेंट बनाने में कामयाब हो गए। जैसे ही ये शब्द दुष्यंत के कानों में पड़े, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो भागते हुए अपने एक्सपेरिमेंट रूम में पहुंचा। वहीं दूसरी ओर सिद्धांत की बस जैसे जैसे वात्सल्य की ओर बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे आसमान में काली घटा बढ़ती जा रही थी। सिद्धांत न जाने क्यों चाहकर भी शांत मन से नहीं रह पा रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई खतरा उसका इंतजार कर रहा है। अचानक से वो काली घटा बारिश में बदल गई। इतना ही नहीं, आसमान में इतनी भयंकर बिजली कड़कने लगी कि जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। बस में बैठे लोग भी अब चिंतित हो गए थे। वो आपस में बातें कर रहे थे। सिद्धांत को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन विक्रम ने उसे बताया कि कैसे वो लोग कह रहे थे कि आज तक इस तरह की बारिश और तूफान उन्होंने कभी नहीं देखी थी। अगले ही पल बाहर जोर की बिजली के कड़कने की आवाज आई और सिद्धांत की बस ने जोर से ब्रेक मारा, जिसके कारण बस में बैठे हुए सारे लोग हड़बड़ा गए और अपना संतुलन खो बैठे। जब सिद्धांत ने आंख खोलकर देखा तो पाया कि उनकी बस आधी खाई में लटक रही है। क्या होगा आगे? क्या दुष्यंत सिद्धांत और वेदिका को एक बार फिर से जुदा करने में कामयाब होगा? क्या सिद्धांत कभी भी अपने पिछले जन्म में छिपे राजों को जान पाएगा? क्या दुष्यंत सच में अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? क्या सिद्धांत उस गुफा में जाकर सही कर रहा था? क्या वो पुराण कथा सच थी? जानने के लिए सुनते रहिए।